आगे प्रिया काफी टेंशन में रहती है कि तभी उधर से मान आता है और प्रिया को कहता है तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो, तुम जो चाहती थी वो तो हो गया ना। तो प्रिया कहती है ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है। जब मैं तुम्हारे पीछे भागा करती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम हमेशा मुझे मना कर देते थे, लेकिन आज तुम इतनी आसानी से मान गए और यही बात मुझे हजम नहीं हो रही और मुझे काफी टेंशन हो रही है। तो मान कहता है तुम और ग्रैंडमा तो यही चाहते थे ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो यहाँ पर प्रिया इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो मान कहता है प्रिया अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। तो प्रिया कहती है अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी तो तुम मुझसे शादी करने से मना तो नहीं करोगे ना। तो मान इस बात पर हंसने लगता है और कहता है इतना कुछ करने के बाद अब मैं शादी से मना कैसे कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इसलिए अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। तो प्रिया कहती है मेरी ग्रैंडमा को लगता है कि उनके मरने के बाद मेरी मॉम और मेरा सौतेला बाप मुझसे मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन लेगा और मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करेगा, इसलिए ग्रैंडमा चाहती है कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा को उन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मुझे भी अपने सौतेले बाप को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या पता उनके जाने के बाद वो मेरे साथ क्या कर जाए। तो मेरे सौतेले बाप से मिल चुके हो ना, वो एक नंबर का घटिया इंसान है, क्या पता ग्रैंडमा के जाने के बाद वो मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश करे, इसलिए ग्रैंडमा मेरी जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती है ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। तो मान कहता है इसका मतलब तुम और तुम्हारी ग्रैंडमा ये चाहती है कि मैं तुम्हारा गार्जियन बन जाऊं, इसलिए तुम लोगों ने ये सारी नौटंकी की। तो प्रिया कहती है भले ही हमने ये सारा ड्रामा रचा हो, लेकिन मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत पहले से ही। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे और तब से मैं आज तक तुम्हें ही पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखोगे, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और मुझे ये भी बात पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मुझसे कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करते। तो मान कहता है आखिरकार तुम्हारी इस खुराफाती दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आती कहाँ से है। तो प्रिया कहती है मुझसे आंखें चुराना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, क्योंकि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी भी हाँ नहीं कहते। तो अब बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो और एक्सेप्ट कर लो कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। तो मान इस बात का कोई जवाब नहीं देता और कहता है जैसा तुम्हारी ग्रैंडमा चाहती है, मैं तुम्हारा गार्जियन बनने के लिए तैयार हूँ, अभी मुझे काम पर जाना होगा। और वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता। भले ही मान प्रिया के सामने जाहिर नहीं करता, पर वो भी प्रिया को पसंद करता है। और इधर प्रिया भी काफी टेंशन में रहती है कि क्या वो ये शादी अच्छे से निभा पाएगी, और वो ये सब सोच सोच कर ही परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ दिया मैक के सामने ही रूम साफ करती है ताकि मैक ये देख सके कि दिया कितनी कैपेबल है। तो दिया यहाँ पर जब मैक को देखती है, उसे देखकर तो उसका पारा हाई हो जाता है और वो यहाँ पर मैक को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती और वो ये सारा कारनामा करके काफी खुश हो रही होती है। आगे दिया पूरे रूम को अच्छे से साफ कर देती है और मैक को कहती है मैंने रूम को अच्छे से साफ कर दिया है, जाकर देख लो। अब तो मैं इस टेस्ट में पास हो गई ना। तो मैक कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम इस टेस्ट में बिल्कुल भी पास नहीं हुई हो। यूजुअली ऐसे रूमों को साफ करने में 30 मिनट लगते हैं, लेकिन तुमने यहाँ पर 37 मिनट लगाए हैं। अगर तुम इसी तरह स्लो मोशन में रूम साफ करती रहोगी तो हमारे कस्टमर को काफी प्रॉब्लम होगी और मेरे रिजॉर्ट का नाम भी खराब होगा, इसलिए तुम इस टेस्ट में फेल हो गई हो। तो दिया जब ये सुनती है तो उसे मैक पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती मैं ये रूम 30 मिनट में ही साफ कर लेती, अगर तुम मेरे सर पर नहीं चढ़े होते, अगर तुम मुझे इस तरह ऑर्डर नहीं देते तो मैं पक्का ये रूम 30 मिनट में ही साफ कर लेती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे पता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ना। तो मैक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे रिजॉर्ट की इंटर्न हो, अगर तुम मेरे रिजॉर्ट से कुछ भी सीख कर नहीं जाओगी तो मेरे ही रिजॉर्ट की बदनामी होगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसी चक्कर में दिया गिरने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर मैक उसे बचा लेता है और इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट हो जाता है कि तभी वहाँ पर वान आ जाती है और उन दोनों को इस तरह देखकर तो उसका खून खोलने लगता है। तो यहाँ पर मैक वान से पूछता है कि क्या बात है। तो वान कहती है फिल्म के डायरेक्टर आ गए हैं और वो लोकेशन के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैक कहता है तुम जाकर उन लोगों को मेरे ऑफिस में बिठाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। तो वान कहती है ठीक है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो वान के जाते ही मैक दिया को कहता है आज तुम्हारा पहला दिन था, इसलिए आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से कोई गलती मत करना, क्योंकि आपसे तुम्हारी कोई भी गलती माफ नहीं हो। तो दिया कहती है ठीक है, वैसे तुम जिस तरह मुझ पर निगरानी रख रहे हो, क्या तुम इस तरह सारे इंटर्न पर भी रखते हो? क्या हमारे एमडी के पास इतना फालतू टाइम है? तो मैक कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम पहली हो जिस पर मैं निगरानी रख रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। कुछ टाइम पहले मैं तुम्हारे रिजॉर्ट गया था और वहाँ की सारी सर्विस देखी, वहाँ की सर्विस यहाँ के मुकाबले काफी एवरेज थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी रिजॉर्ट की भी
सर्विस एवरेज हो और हमारी रिजॉर्ट की बदनामी हो, इसलिए अपनी ट्रेनिंग पर पूरी तरह से फोकस करो। और मैक ये कहकर वहाँ से जाने लगता है तो दिया को मैक पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हारा कचुम्बर बनाकर खा जाती। कि तभी ये सारी बातें मैक भी सुन लेता है और वो दिया को कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा? तो दिया कहती है कुछ भी तो नहीं कहा, शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। तो मैक कहता है ओ ऐसा है, तो फिर ठीक है, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। आज जब तुम घर जाओ ना तो ढेर सारे स्क्विड अपने साथ लेकर जाना और उसे पकाकर खाना, क्योंकि उसे खाने से शरीर में ताकत भी आती है और दिमाग भी दुरुस्त रहता है। और तुम जैसे खूबसूरत बच्चों के पास तो दिमाग वैसे ही कम रहता है, शायद ढेर सारे स्क्विड्स खाने से तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाए, इसलिए याद से घर जाते टाइम उसे जरूर खरीद लेना। तो दिया को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कुछ कहने ही वाली होती है कि उससे पहले ही मैक उसकी बात काट देता है और कहता है देखो देखो फिर से तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा है ना अपनी सेहत का ख्याल रखना, वरना जो तुम्हारे पास बचा खुचा दिमाग है ना वो भी खत्म हो जाएगा। और मैक यहाँ पर दिया को उल्टा जवाब देकर चला जाता है। तो दिया को मैक पर बहुत ही गुस्सा आता है, उसका मन तो करता है कि वो जाकर मैक का सर फोड़ दे, क्योंकि मैक यहाँ पर उसे ब्यूटी विथ नो ब्रेन कहकर गया होता है, जिस वजह से उसका पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया होता है। आगे दिया घर जाने से पहले ढेर सारा स्क्विड खरीदती है और वहाँ पर जाकर अपना सारा गुस्सा निकालती है और उस स्क्विड में मैक का चेहरा इमेजिन करके उसे काफी टुकड़ों में काटती है और अपना सारा गुस्सा उसी पर निकालती है। तो सारे मछुआरे ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की कर क्या रही है। उसके बाद दिया अपने घर जा रही होती है तो यहाँ पर मैक भी अपने घर जा रहा होता है और वो दिया को जब अपने सामने देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिरकार दिया इस रास्ते से क्यों जा रही है, क्या वो उसके घर के साइड रहती है। और बेचारा यही सब सोच सोच कर काफी परेशान हो रहा होता है, इसलिए वो दिया का पीछा करता है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिरकार दिया कहाँ पर रहती है। और इधर दिया अपने मगन में जा रही होती है और उसे पता भी नहीं होता कि मैक उसका पीछा कर रहा है। आगे मैक को पता चल जाता है कि दिया कहीं और नहीं बल्कि पिया के घर पर रह रही है, जिसे देखकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ पिया जब देखती है कि कोई दिया का पीछा कर रहा है तो वो उस बंदे को डंडे से मार देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। इधर दिया जब प्रिया की आवाज सुनती है तो वो सीधा वहाँ पर जाती है और वो पिया से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो पिया उसे बताती है कि ये बंदा तुम्हारा पीछा कर रहा था, इसलिए मैंने इसे मारा। तो वो लोग जब उस बंदे का चेहरा देखते हैं तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मैक होता है, जिसे देखकर तो वो दोनों ही पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और खासकर प्रिया, क्योंकि उसने अनजाने में ही अंकल को जोर से मार दिया होता है। आगे वो दोनों ही अपने अंकल को उठाकर घर लेकर आते हैं, जिससे उन दोनों की हालत काफी पंचर हो जाती है क्योंकि मैक काफी भारी होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो दोनों उसे घर लेकर आते हैं। आगे मान भी प्रिया के घर आता है और मैक का ऐसा हाल देखकर वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तो प्रिया यहाँ पर मान से माफी मांगती और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो मान कहता है कोई बात नहीं और वो अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करता है। तो उसका भाई भी होश में आ जाता है और कहता है भाई तुम ठीक हो ना? तो उसका भाई कहता है भाई मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो पिया ये सारी बातें सुनकर टेंशन में आ जाती है और वो मैक का टेस्ट लेने लगती है और उनसे पूछती है कि ये कितनी उंगलियां हैं। तो मैक यहाँ पर कहता है मुझे तो 8 उंगलियां दिख रही है। ये बात जानकर तो प्रिया के और होश उड़ जाते हैं और उसे डर लगने लगता है कि कहीं मैक की याददाश्त तो नहीं चली गई, और बेचारी काफी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी दिया पिया को कहती है तुम फिक्र मत करो, ये बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैक दिया की ऐसी बातें सुनकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगता है। तो दिया भी कुछ कम नहीं होती, वो भी मैक को घूर घूर कर देखने लगती है और ये दोनों ही एक दूसरे को टसन दिखाने लगते हैं। आगे पिया मैक से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे लगा कि कोई दिया का पीछा कर रहा है इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने की कोशिश की, मुझे नहीं पता था कि वो आप हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। तो मैक कहता है कोई बात नहीं। कि तभी उधर से ग्रैंडमा भी आ जाती है और वो भी प्रिया की तरफ से मैक से माफी मांगती है। तो मैक कहता है कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। तो ग्रैंडमा प्रिया को डांटने लगती है और कहती है किसी को मारने से पहले उसका चेहरा तो देख लेती, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो फिर। तो दिया कहती है ग्रैंडमा इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है, अगर मैक मेरा पीछा नहीं करता तो प्रिया को गलतफहमी नहीं होती और न ही वो उसे मारती, इन सब में सिर्फ मैक की ही गलती है। तो मैक जब दिया की ऐसी बातें सुनता है तो बेचारा पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो ग्रैंडमा को कहता है ग्रैंडमा मैं अब ठीक हूँ, अब हमें घर जाना चाहिए। और वो घर जाने लगता है पर ग्रैंडमा उसे घर जाने नहीं देती और कहती है मेरी पोती की वजह से तुम्हें इतनी चोट लगी है, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती, तुम लोगों को खाना खाकर ही जाना होगा और मैं तुम दोनों को बिना खाए यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब हम दोनों का परिवार बहुत जल्द समधी बनने वाला है तो मेरा इतना हक तो बनता है ना। तो प्रिया इस बात पर शर्माने लगती है और ग्रैंडमा को कहती है ग्रैंडमा आप क्या बात कर रही हैं? तो ग्रैंडमा कहती है तुम शर्मा क्यों रही हो, इस महीने के आखिरी में तुम्हारी और मान की शादी हो जाएगी और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाओगे, उसके बाद तो हम लोग एक परिवार हो जाएंगे। और यहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों भाइयों को खाने पर रोक लेती
आती है और दिया को कहती है कि वो उन दोनों का ख्याल रखे। तो मैक ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो दिया को स्माइली लुक देने लगता है क्योंकि दिया को उसका ख्याल रखना पड़ रहा होता है और दिया को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। आगे ग्रैंड माँ उन लोगों को घर के अंदर लेकर आती है और कहती है तुम चारों मिलकर साथ में खाना खाओ, मुझे थोड़ा काम है इसलिए मुझे जाना होगा। और वैसे भी तुम यंग लोगों के बीच में बुरी औरत क्या ही करूंगी, तुम लोग आपस में बात करो और खाना पीना खाओ, मैं चली काम करने के लिए। और ग्रैंड माँ यहाँ पर उन दोनों भाइयों की जिम्मेदारी उन दोनों पर छोड़कर काम करने के लिए चली जाती है। तो पिया और दिया दोनों ही मिलकर उन दोनों भाइयों का ख्याल रखती है और उनके खाने के लिए सारा खाना बनाती है। तो यहाँ पर दिया ढेर सारा स्क्विड लेकर आती है। तो पिया कहती है दिया तुम इतना सारा स्क्विड लेकर क्यों आई हो, हमारे घर में तो ऑलरेडी बहुत सारा है। तो दिया कहती है क्योंकि एक बेवकूफ आदमी ने मुझे ढेर सारा स्क्विड खाने को कहा है इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। तो पिया कहती है ठीक है, लेकिन तुमने स्क्विड का ऐसा हाल क्यों किया, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी का मर्डर कर दिया हो। तो दिया कहती है मेरा दिल तो यही चाह रहा था कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती। तो मैक जब दिया की ऐसी डरावनी डरावनी बातें सुनता है तो बेचारे की तो हालत ही पंचर हो जाती है। तो पिया कहती है दिया ये दुनिया कितनी छोटी है ना, तुम अंकल के ही रिजॉर्ट में काम कर रही हो, कितनी अच्छी बात है ना। तो मैक यहाँ पर दिया को टॉन मारकर कहता है अच्छी बात नहीं है बल्कि बदकिस्मती की बात है। तो मान जब उन दोनों की लड़ाइयों को देखता है तो वो कहता है मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से तुम दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो, लेकिन अब पास्ट की बातों को जाने दो और एक नई लाइफ की शुरुआत करो ना। जब हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी ही है तो फिर लड़ाई झगड़े से बर्बाद क्यों करना, चलो मिलजुल कर साथ रहते हैं ना। अब तुम दोनों भी एक दूसरे से लड़ना बंद करो। तो दिया को इस बात पर तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो गुस्से में सारे स्क्विड को आग में झोंक देती है और कहती है ये स्क्विड पकने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रहा था इसलिए मैंने इसे आग में झोंक दिया। ये देखकर तो मैक के तोते ही उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया जो भी कर रही होती है वो सब मैक को देखकर ही कर रही होती है और उसे मैक को देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। आगे सारे लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं और दिया उन लोगों के लिए खाना बना रही होती है। तो यहाँ पर मैक का सारा ध्यान दिया पर ही होता है और वो दिया को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है क्योंकि दिया खाना बनाने टाइम काफी प्यारी लग रही होती है और मैक की नजरें ही नहीं हट रही होती। और इधर दिया भी चोरी छुपे मैक को देख रही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं दिया को भी मैक धीरे धीरे पसंद आने लगा होता है और ये दोनों ही एक दूसरे को चोरी छुपे देख रहे होते हैं। और ये सब मान भी नोटिस कर रहा होता है और मान भी समझ जाता है कि उसके भाई को दिया से प्यार हो गया, इसलिए वो जानबूझकर दिया के करीब जाने के लिए ये सारी नौटंकी कर रहा है। आगे दोनों भाई डिनर करके घर वापस आते हैं तो यहाँ पर मान मैक को दवाई देता है खाने को और कहता है इसे खाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मैक कहता है उस दिया ने जानबूझकर वो सारे स्क्विड जलाए होंगे ताकि वो मुझे बद्दुआ दे सके। तो मान कहता है तुम दिया के बारे में हमेशा उल्टा सुल्टा ही क्यों बोलते रहते हो, वो कितनी प्यारी है। तो इस बात पर मैक कहता है तुम्हें वो प्यारी लगती है, बिल्कुल भी नहीं, वो एक नंबर की चुड़ैल है, एक बार तुम उसके साथ वक्त बिताकर तो देखो तब तुम्हें उसका असली चेहरा पता चलेगा। तो मान कहता है अगर दिया इतनी ही बुरी है तो तुम खाने टाइम दिया को इतने प्यार से घूर क्यों रहे थे। तो मैक कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसे क्यों घूरूंगा। तो मान कहता है भाई तू इतना भी भोला नहीं है जितना तू अपने आप को दिखाता है, मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा था, तुम खाते टाइम सिर्फ दिया को ही देख रहे थे, वो भी प्यार वाली नजरों से, और ये सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो तुम मेरी आंखों को कैसे झुटला सकते हो, तुम दिया को पसंद करने लगे हो ना। तो मैक इस बात पर पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है तुम क्या बकवास बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उस लड़की को क्यों पसंद करूंगा, वो तो मेरे टाइप की भी नहीं है और मुझे छोटी बच्चियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या तुम भूल गए। उल्टा मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हो रहा था कि तुम प्रिया को किस तरह ट्रीट कर रहे थे, तुम बड़े ही प्यार से उसे खाना खिला रहे थे, तुम तो कह रहे थे कि तुम प्रिया को पसंद नहीं करते, तो फिर ये सब क्या है, तुमने मुझसे झूठ बोला ना कि तुम प्रिया को पसंद नहीं करते। तो मान इस बात का जवाब नहीं देता, बस अपने भाई को ये कहता है कि मैं प्रिया से शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी ग्रैंडमा चाहती है कि उनके मरने के बाद प्रिया अकेली ना हो, क्योंकि प्रिया की मॉम और उसके स्टेप फादर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और ग्रैंडमा अपनी पोती को बचाना चाहती है, इसलिए मैं प्रिया से शादी कर रहा हूँ ताकि मैं उसका गार्जियन बन सकूँ। तो मैं कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन सारी बकवास बातों पर यकीन करूंगा, मुझे पक्का यकीन है कि तुम प्रिया को पसंद करते हो इसलिए तुम मुझसे शादी कर रहे हो। तो मान कहता है तुम मेरी बात छोड़ो और अभी अपनी बात करो, तुम बातों को क्यों घुमा रहे हो, साफ साफ बताओ ना कि तुम दिया को पसंद करने लगे हो, इसलिए तो तुम दिया से इतने सारे काम करवाते हो और उस पर 24 घंटे नजर रखते हो और उसे टीस करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। तो मैक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और वो सोने का बहाना करके वहाँ से जाने लगता है। तो मान कहता है अब बताओ बातों को अवॉइड करने में नंबर 1 माहिर कौन है, मैं या तुम। तो मैक इस बात का जवाब नहीं देता और अपने रूम में जाने लगता है। तो यहाँ पर मान मैक को चिढ़ाने का एक
मौका नहीं छोड़ता और इन दोनों भाइयों में क्यूट सी नोकझोंक हो जाती है और मैक अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। तो मान जब मैक का ऐसा रूप देखता है तो वो समझ जाता है कि वो दिया को पसंद करने लगा है, बस वो एडमिट नहीं कर रहा। आगे मैक के जाने के बाद मान सोफे पर बैठकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो को देखकर उसे याद करता है और उसे याद करके वो काफी सैड हो जाता है। वेल मान का भी एक पास्ट होता है जो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अगले दिन दिया काम पर जाती है और वो पा के साथ मिलकर काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वान आ जाती है जो दिया को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती और यहाँ पर फिर से वो दिया को कटी जली बातें सुनाने लगती है। तो दिया भी पीछे नहीं हटती, उल्टा उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। तो वान कहती है मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग जहाँ कोई अमीर बंदा देखती हो उसे पटाने के लिए उसके पीछे चली जाती हो, लेकिन तुम्हें एक बात मैं बता दूं, मैक ऑलरेडी एंगेज्ड है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम चेरी है और वो अपने फिल्म की शूटिंग करने के लिए हमारे ही रिजॉर्ट में आई हुई है। इसलिए हमारे एमडी से दूर रहना क्योंकि हमारे एमडी की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी लड़की की वजह से मैक और चेरी के रिश्ते में कोई भी दरार आए। तो दिया उसकी सारी बकवास सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो कल के बारे में सोचती है जब मैक खाना खा रहा था और वो उसे बड़े ही प्यार से देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिया को भी मैक से प्यार हो गया होता है पर वो इस बात को एडमिट नहीं कर पा रही होती। तो दिया अपने आप से कहती है दिया तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, मैक की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है इसलिए तुम इन सब के बारे में नहीं सोच सकती। और दिया अपने आप को समझा बुझाकर काम पर चली जाती है। इधर ता अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ अपने मायके आती है क्योंकि आज पूरी फैमिली मान की शादी पर बात विचार करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं कि वो लोग मान की शादी को किस तरह करेंगे और कैसे करेंगे। तो मान और मैक अपने भतीजे को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। तो यहाँ पर मैक अपनी बहन को टीज करने के लिए कहता है दा तुम्हें इतनी जल्दी बेबी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, अभी तो मैं जवान ही हूँ और ये मुझे अभी से ही अंकल कहने लगा है। तो दा कहती है भाई क्या इसमें भी मेरी ही गलती है, वैसे मैंने सुना है कि मान की होने वाली वाइफ भी आपको अंकल कहती है, इसका मतलब आपकी भी एज निकल रही है, आपको भी अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी ही चाहिए। तो मैक कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा, मुझे अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार है, मैं ऐसे ही रहूंगा। और मैक यहाँ पर अपने भांजे के साथ खेलने लगता है। तो दा कहती है भाई मान भी यही कहता था पर उसकी लाइफ में भी लड़की आई ना, उसी तरह आपकी लाइफ में भी लड़की आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मान का जीजा मान को कहता है साले साहब तुमने अपनी बहन की विश को बहुत ही अच्छे से पूरा किया है, तुम्हारी बहन को यंगर भाभी चाहिए थी और तुमने उसे लाकर भी दे दिया, तुम तो सच में बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। चलो जो भी हुआ, जैसे तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है वैसे मैक की भी शादी फिक्स हो जाएगी और उसके बाद तुम सारे लोग हमारे क्लब में शामिल हो जाओगे और उसके बाद हम सारे कपल साथ में मिलकर बाहर घूमने चलेंगे। और यहाँ पर ये तीनों भाई बहन साथ में मिलकर खूब हंसी मजाक करने लगते हैं। दूसरी तरफ कौन पैट को मान के घर छोड़ता है और कहता है यहाँ पर तुम अच्छे से बिहेव करना और अपनी बेटी की शादी अच्छे से फिक्स करके ही आना, क्योंकि उन दोनों की शादी से हमें ही फायदा होने वाला है। तो पैट कहती है पर मुझे अंदर जाने में काफी घबराहट हो रही है, तुम्हें पता है ना मेरी सासू माँ कैसी है, वो मुझे देखते ही कच्चा चबाने को दौड़ती है, तुम भी मेरे साथ चलो ना, मुझे हिम्मत मिलेगी। तो कौन कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे एक मीटिंग में जाना है इसलिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा, इसलिए सब कुछ अच्छे से फिक्स करके आना। और कौन पैट को अंदर जाने को कहता है तो पैट अंदर चली जाती है और कौन वहाँ से चला जाता है। आगे सारे लोग इकट्ठा बैठते हैं और यहाँ पर मान और पिया की शादी की बातें होने लगती है कि उन दोनों की शादी में क्या होगा और क्या नहीं। तो यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि मैं ये शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से करना चाहती हूँ जहाँ पर सिर्फ हमारे कुछ रिश्तेदार आए जो बच्चों को आशीर्वाद दे और ये शादी यहीं पर संपन्न हो जाए, मैं ज्यादा ताम झाम नहीं चाहती क्योंकि अभी प्रिया छोटी है, अगर इन दोनों की शादी की बात बाहर आई तो लोग बातें बनाएंगे जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो मान के पेरेंट्स कहते हैं हम अपने बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहते थे लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसा ही हम बाद में मान और प्रिया की ग्रैंड रिसेप्शन रखेंगे और वहीं पर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। दूसरी तरफ मान के भाई बहन और उसके जीजा मान को चिढ़ाने से पीछे नहीं हटते और उसकी खूब टांग खींचते हैं जिससे बेचारा पूरी तरह से एम्बैरस हो जाता है। दूसरी तरफ चेरी की एंट्री होती है जो मैक के रिजॉर्ट में अपने फिल्म की शूटिंग के लिए आई हुई होती है। तो वान यहाँ पर चेरी का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है और उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है। तो उस फिल्म का जो हीरो होता है वो कोई और नहीं बल्कि योड होता है जो कि दिया का बचपन का दोस्त होता है। तो दिया जब योड को रिजॉर्ट में देखती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो योड उसे बताता है कि मैं यहाँ पर फिल्म की
शूटिंग करने के लिए आया हूँ। तो दिया ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसे योट के बारे में ये सब कुछ नहीं पता होता। तो योट कहता है दिया मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, चलो मेरे साथ। तो दिया कहती है मैं अभी काम पर हूँ, अभी मैं नहीं जा सकती। तो योट यहाँ पर दिया की एक बात भी नहीं सुनता बल्कि पा से परमिशन लेकर दिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो पा भी दिया को परमिशन दे देती है क्योंकि वो योट की बहुत बड़ी फैन होती है। आगे दिया और योट एक दूसरे से अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो योट यहाँ पर दिया से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा तो खुद का रिजॉर्ट है ना, तो फिर तुम दूसरे के रिजॉर्ट ये क्लीनिंग वाला काम क्यों कर रही हो। तो दिया कहती है ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो योट कहता है पहले तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से शूटिंग करके यहाँ से वापस चला जाऊंगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तुम तो हो मुझे कंपनी देने के लिए। अब मैं यहाँ पर कुछ दिन और रुक जाऊंगा और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा। तो दिया कहती है तुम अब भी बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम बचपन में जितने पागल थे अब भी तुम उतने ही पागल हो। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं और यहाँ पर योट दिया को हक भी कर लेता है, जिसे देखकर तो मैक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर मैक को ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद दिया का योट से चक्कर चल रहा है और ये दोनों रिलेशनशिप में है, जिसे सोचकर ही मैक का खून खोलने लगता है। दूसरी तरफ पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही होती है। तो यहाँ पर पैट को बहुत ही अजीब लग रहा होता है क्योंकि कोई भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता। तो पैट गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो मान पैट को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है और उन्हें डिनर के लिए रुकने को कहता है, पर यहाँ पर पैट रुकने से मना कर देती है और वो मान को कहती है कि तुम पिया का अच्छे से ख्याल रखना, उसके साथ वो मत करना जो तुमने क्वान के साथ किया था। तो मान क्वान का नाम सुनकर सैड हो जाता है और पैट ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर पिया भी अपनी मॉम से मिलने के लिए आई हुई होती है और वो जब क्वान का नाम सुनती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि मान ने उसे क्वान के बारे में कुछ भी बताया नहीं होता, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये क्वान है तो है कौन। इधर दिया योट से मिलकर वापस आती है कि तभी वहाँ पर एक स्टाफ आकर उसे कहता है कि एमडी सर ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। तो दिया सीधा ऑफिस जाती है जहाँ पर मैक का सारा गुस्सा दिया पर फूटता है और वो कहता है तुम मेरे ही रिजॉर्ट के यूनिफॉर्म को पहनकर इश्क लड़ा रही हो, अगर ये बात बाहर चली गई तो तुम्हें पता है मेरे रिजॉर्ट की कितनी बदनामी होगी। और यहाँ पर मैक रिजॉर्ट का नाम लेकर अपनी सारी भड़ास निकालता है और दिया को कहता है कि वो इस बंदे से दूर रहे। तो दिया कहती है अपने पुराने दोस्त से मिलना और उसे गले लगाना कहाँ से गलत हो गया, लेकिन अगर तुम्हें ये सब गलत लग रहा है तो ठीक है, मैं इन सब का ख्याल रखूंगी। और दिया ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो मैक जैसे ये सुनता है कि योट उसका दोस्त है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो दिया से ये पूछने लगता है कि वो योट को कब से जानती है और उन दोनों का रिश्ता कब से चल रहा है। तो यहाँ पर दिया उसे बताती है कि योट उसका बचपन का दोस्त है। तो ये बात सुनकर मैक खुश हो जाता है और यहाँ पर वो दिया से फिर से योट के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। तो दिया कहती है तुम मुझसे योट के बारे में इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो, ये एमडी का ऑफिस है ना ही कोई पुलिस स्टेशन जो तुम मुझसे इतनी पूछताछ कर रहे हो। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में तू मैमे हो जाती है और इसी तू मैमे में इन दोनों को फिर से वो किस याद आ जाता है, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के सामने बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो दोनों अपने काम पर चले जाते हैं। आगे मैक का दिल दिया के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता, इसलिए वो सीसीटीवी कैमरे से दिया को ही बार बार देख रहा होता है और उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है कि तभी उधर से वान आती है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर और वो मैक को इतना खुश देखकर पूछती है सर क्या बात है, आज आप बहुत ही खुश लग रहे हैं। तो मैक कहता है कोई बात नहीं, वैसे फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हो रही है। तो वो उसे बताती है कि वो पूल साइड हो रही है। तो मैक कहता है ठीक है मैं उसे देख कर आता हूँ और मैक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर वान मैक के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके टेबल पर रख रही होती है कि तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि मैक ऑफिस में बैठे बैठे सिर्फ दिया को ही निहार रहा है और उसे ही निहार कर वो खुश हो रहा है, जिसे देखकर तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसे खासकर दिया पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। इधर योट और चेरी की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं। तो पा और दिया साफ सफाई करते हुए उन दोनों की शूटिंग देख रहे होते हैं और उन दोनों की शूटिंग को देखकर ढेर सारी गप्पे मार रहे होते हैं और पा तो यहाँ पर योट की किसी की बातें भी कर रही होती है, जिसे कर वो काफी खुश हो रही होती है। पर दिया जब किसकी बातें सुनती है तो उसे सिर्फ मैक का ही ख्याल आता है, जिसे याद करके वो काफी नर्वस हो जाती है। इधर चेरी की शूटिंग खत्म हो जाती है तो वो मैक को देखती है तो वो सीधा मैक के पास जाती है और उसे लगता है कि मैक उसकी शूटिंग देखने के लिए यहाँ पर आया है। तो वो काफी खुश हो जाती है और मैक से हंसी खुशी बात करने लगती है क्योंकि चेरी मैक को पसंद करती है। पर मैक के दिल में चेरी को लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि वो चेरी को अपना एक अच्छा दोस्त मानता है और ये बात चेरी को भी पता होती है। पर कहते हैं ना कि प्यार पर जोर नहीं चलता, तो वही चेरी के साथ भी होता है। वो मैक को पटाने के पीछे लगी हुई होती है पर मैक उसे कोई जवाब ही नहीं दे
लेता कि तभी मैक की नजर दिया पर पड़ती है, जिसे देखकर वो एंग्री वाले लुक देने लगता है। तो दिया मैक को देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे वान चेरी के पास जाती है और चेरी के दिमाग में दिया को लेकर गलत गलत बातें भरने लगती है और उसे ये बताती है कि दिया तुम्हारे प्यार को छीनने की कोशिश कर रही है, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो वो तुम्हारे प्यार को तुमसे छीन लेगी। तो यहाँ पर चेरी बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं करती और कहती है वान तुम्हें गलतफहमी हो गई है, उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, दिया उसकी इंटर्न है और वो उसका बॉस। और चेरी ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वान चेरी का पीछा ही नहीं छोड़ती और कहती है मुझे आपकी फिक्र है, इसलिए मैं आपको आगाह करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चेरी कहती है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना मामला खुद हैंडल कर सकती हूँ। और चेरी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर वान को चेरी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती तुम फिल्मों की हीरोइन हो, तुम फिल्मों की हीरोइन हो, रियल लाइफ की नहीं, जो इतनी शुद्धि बनने की एक्टिंग कर रही हो। जब वो दिया तुमसे तुम्हारे प्यार को छीन लेगी ना, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। आगे मान और पिया की शादी की तैयारियां होने लगती है। तो पिया और मान अपने आउटफिट को चेक करने लगते हैं ताकि उन्हें अपने आउटफिट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मान की मॉम अपने बेटे को दूल्हे के रूप में देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उनका बेटा उस आउटफिट में काफी हैंडसम लग रहा होता है। और उसके बाद वो लोग प्रिया के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उधर से डिजाइनर आती है और दादी को बताती है कि प्रिया बाहर आने से मना कर रही है क्योंकि उसे शर्म आ रही है। तो दादी जब ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है ये लड़की कब सुधरेगी, अब इसकी शादी हो रही है और इसे अब भी शर्म आ रही है। ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं उसे मनाने के लिए जाती हूँ। और दादी प्रिया को मनाने के लिए चली जाती है। इधर दूल्हे राजा अपनी दुल्हन का कब से इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो ये देख सके कि उनकी दुल्हन कैसी लग रही है। कि तभी उधर से ग्रैंडमा आती है और सबको बताती है कि मैंने प्रिया को मना लिया है और वो बाहर आने के लिए मान गई है। कि तभी उधर से प्रिया की एंट्री होती है। तो प्रिया उस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही होती है और ऊपर से उसकी स्माइल उस ड्रेस पर 4 चांद लगा रही होती है। तो मान जब प्रिया को देखता है, उसे देखकर तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि प्रिया सच में काफी प्यारी लग रही होती है उस ड्रेस में। आगे मान जब प्रिया को इस तरह हंसते हुए देखता है तो उसे पास्ट की कुछ बातें याद आ जाती है, जब वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे। और उन दोनों की मुलाकात भी प्रिया के डॉगी की ही वजह से हुई थी, क्योंकि प्रिया की डॉगी खो गई थी और मान ने उसकी डॉगी को ढूंढकर उसे दिया था। और उसके बाद मान ने पिया से डॉगी का नाम पूछा था, पर पिया ने हंसते हंसते अपना नाम बता दिया था, जिस वजह से मान को काफी हंसी आई थी। और उसने पिया को कहा भी था कि मैंने डॉगी का नाम पूछा है, तुम्हारा नहीं। और यहीं से इन दोनों का मिलना जुलना स्टार्ट हो गया था। तो मान जब ये सारी बातें याद करता है तो उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो प्रिया जब मान को इस तरह हंसते हुए देखती है तो उसे लगता है कि मान उस पर हंस रहा है क्योंकि वो उस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही। तो वो ग्रैंडमा को कहती है, ग्रैंडमा मैंने आपको कहा था ना कि ये ड्रेस मुझ पर सूट नहीं कर रही, देखो मान भी हंस रहा है। तो मान कहता है पिया तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं तुम पर नहीं हंस रहा, बस मुझे पास्ट की कुछ बातें याद आ गई जिसे याद करके मैं हंस रहा हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने नहीं सोचा था कि ये लड़की मेरी दुल्हन बनेगी। तो पिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो पूरी तरह से शर्मा जाती है। तो मान की मॉम भी कहती है मेरी बहू इस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही है और मेरी बहू से प्यारी तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं, मेरी बहू नंबर 1 है। तो ग्रैंडमा कहती है चलो तुम दोनों साथ में खड़े हो जाओ, हमें तुम दोनों की फोटो लेनी है। और तो वो दोनों साथ में खड़े हो जाते हैं और पूरी फैमिली उन लोगों की ढेर सारी पिक लेती है। आगे ये सारी फोटो फैमिली ग्रुप पर पोस्ट होती है। तो सारी फैमिली ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। और यहाँ पर दा अपने भाई और अपनी भाभी को इतने प्यारे से लुक में देखकर काफी खुश होती है और बहुत ही अच्छा कमेंट करती है। और काऊ भी यहाँ पर उन दोनों को देखकर बहुत ही अच्छा कमेंट करता है और मान को मैरिड क्लब में शामिल होने की ढेर सारी बधाइयाँ भी देता है। आगे बारी जब मैक की आती है तो मैक यहाँ पर मान को चिढ़ाने से पीछे नहीं हटता और वो कहता है ऐसा लग रहा है कि ग्रैंडपा अपनी ग्रैंड डॉटर को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैक मान की खूब टांग खींचता है। तो दा और काऊ जब ये कमेंट पढ़ते हैं उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। और यहाँ पर जब उसके पेरेंट्स ये सब देखते हैं तो वो भी काफी खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे भाई बहन एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे होते हैं। तो मान को भी ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो भी मैक की टांग खिंचाई करने के लिए फैमिली ग्रुप में मैक की वो वीडियो पोस्ट कर देता है, जिसे देखकर तो सारे लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पर मैक मान को वो वीडियो डिलीट करने को कहता है, पर मान जानकर वो वीडियो डिलीट नहीं करता और पूरी फैमिली उसकी इस वीडियो को देखकर काफी हंसती है और उसे खूब सारे स्टिकर भी भेजती है, जिससे बेचारे मैक का मुंह ही बंद हो जाता है। वेल आपको यहाँ पर फुल ऑन फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा। आगे दिया और पिया साइकिल राइडिंग पर जाते हैं। तो यहाँ पर दिया पिया से पूछती है कि तुम अंकल मान से कब मिली और कैसे मिली और तुम्हें अंकल मान से प्यार कब हुआ। तो पिया यहाँ पर दिया
प्रिया को बताती है कि मैं अंकल मान से पहली बार अपने डॉग की वजह से मिली थी और दूसरी बार भी अपने डॉग की वजह से ही मिली थी। एक गाड़ी ने मेरे डॉग को ठोक दिया था, तभी अंकल मान ने आकर मेरी हेल्प की थी और मेरे डॉग को हॉस्पिटल लेकर गए थे। पहले तो मैं अंकल मान को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, क्योंकि अंकल मान कुछ दिन पहले ही वहाँ पर रहने के लिए आए थे। तो मैं अपने डॉग की वजह से काफी परेशान थी कि पता नहीं मेरे डॉग के साथ क्या होगा। तभी अंकल मान ने मुझे शांत किया और मुझे बताया कि मेरे डॉग को कुछ भी नहीं होगा, बस उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहना होगा, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वो मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर लेकर गए और वहाँ जाकर उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, बल्कि मेरी बहुत अच्छे से केयर भी की। फिर उसके बाद मान पिया को कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो पिया कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मान कहता है कहीं तुम्हें मेरे साथ जाने में डर तो नहीं लग रहा, इतनी दूर तुम मेरे साथ आ गई, अब घर जाने में तुम्हें डर लग रहा है। तो पिया कहती ऐसी कोई बात नहीं है, पर बात यही होती है पिया को डर लग रहा होता है मान के साथ जाने में, और मान ये सब कुछ समझ रहा होता है। तो यहाँ पर मान उस आइसक्रीम वाले को कहता है कि कल अगर न्यूज़पेपर में आपको किसी भी बच्ची के किडनैप होने की न्यूज आए तो आप पुलिस वालों को मेरा पता बता दीजिएगा। तो पिया ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तो मान कहता है अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं तुम्हारा किडनैप नहीं करूंगा और न ही तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूंगा, तो अब तो तुम मेरे साथ चल सकती हो ना। तो पिया ये सब देखकर पूरी तरह से शर्मा जाती है। इसके बाद इन दोनों की जान पहचान धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसके कुछ दिन बाद पिया का डॉगी भी नहीं रहता। तो पिया अपने डॉगी के जाने के गम में खूब आंसू बहाती है। तो यहाँ पर मान आकर उसे संभालता है। तो प्रिया इतनी सैड रहती है कि वो मान को सीधा गले लगा लेती है। तो मान भी यहाँ पर प्रिया को संभालता है और उसे शांत रहने को कहता है। तो प्रिया यहाँ पर जब मान के गले लगती है तो उसे काफी अच्छा लगता है और यहीं से प्रिया को मान से प्यार हो जाता है। तो दिया जब प्रिया की ये लव स्टोरी सुनती है तो वो काफी इम्प्रेस होती है और कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी लव स्टोरी इतनी लाजवाब होगी। आगे प्रिया कहती है कल मेरी शादी है और उसके बाद मेरी सुहागरात, और सुहागरात के नाम से ही मुझे डर लगने लगता है, पता नहीं कल मैं इन सबको कैसे झेलूंगी। तो दिया कहती है इसमें डरने की क्या बात है, ये तो नेचुरल चीज है, शादी के बाद हर कपल के बीच होता है, फिर तुम डर क्यों रही, क्या तुम मान से प्यार नहीं करती। तो प्रिया कहती है मैं मान से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। हाथ पकड़ना, किस करना, ये मेरे लिए भी आसान है, लेकिन उसके बाद वाली चीजें मुझे काफी डराती है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। जब भी मैं उन सारी चीजों के बारे में सोचती हूँ मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। तो दिया कहती है फिर तो तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि तुम इन सब चीजों से नहीं बच सकती। तो प्रिया कहती है दिया तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, कल तुम्हें किसी भी तरह मुझे मेरे सुहागरात से बचाना होगा। तो दिया कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं इन सब में तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो प्रिया यहाँ पर दिया से कुछ हेल्प मांगती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो बेचारी दिया को भी मजबूरन प्रिया की हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि वो उससे काफी रिक्वेस्ट करने लगती है। आगे शादी का दिन आ जाता है तो यहाँ पर पैट भी अपने पति कॉर्न के साथ इस शादी में आती है। तो ग्रैंडमा को उन दोनों का शादी में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मुंह फेरकर वहाँ से चली जाती है। पर मान की मॉम यहाँ पर उसका अच्छे से वेलकम करती है और उसे अंदर लेकर जाती है। दूसरी तरफ कैट का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है, क्योंकि वो मान की शादी बिल्कुल भी नहीं देख पा रही होती। तो यहाँ पर उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मान उसकी किस्मत में नहीं था, इसलिए वो बेकार की जिद छोड़े और मान की शादी देखने के लिए अंदर जाए। पर कैट जाने का नाम ही नहीं लेती और मान के लिए टेस्वे बहाने लगती है। तो उसके डैड भी उसकी इस तरह की हरकत देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको समझा कर थक गए होते हैं कि मान की अब शादी हो रही है, इसलिए अब वो उसका कभी भी नहीं हो सकता। पर कैट के पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं। तो कैट के डैड कहते हैं अगर तुम्हें रोना है तो यहीं पर बैठकर रो, मैं जा रहा हूँ शादी देखने के लिए, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो कैट यहाँ पर फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। तो जून यहाँ पर कैट को संभालने की कोशिश करता है और संभालने से ज्यादा तो वो उसे टीज करता है, क्योंकि जून कैट को पसंद करता है, इसलिए वो चाहता है कि कैट उससे शादी कर ले। पर पैट को तो इस बात पर मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि वो जून को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इसी बात को लेकर इन दोनों में भी नोकझोंक होने लगती है। आगे दा अपने भाई को रेडी कर रही होती है तो यहाँ पर काव मान को टीज करने का एक मौका नहीं छोड़ता और बेचारा मान भी ये सब देखकर काफी एम्बेरेस फील कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग मिलकर उसे चिढ़ा रहे होते हैं। पर यहाँ पर दा अपने भाई को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर मैग भी पीछे नहीं हटता मान को चिढ़ाने से और वो
वो कहता है मान को कहाँ पता था कि उसकी शादी एक यंग लड़की से होगी। तो दा कहती है यहाँ पर एज मायने नहीं रखता बल्कि प्यार मायने रखता है। अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इन दोनों का साथ में रहना बनता है। तो यहाँ पर काऊ मैक को कहता है साले साहब तुम अब कब हमारे क्लब को ज्वाइन करोगे? अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलती तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूं प्यारी ब्यूटीफुल और यंग लड़की। तो मैक कहता है जीजा जी आप मुझे इन सब में बिल्कुल भी मत घसीटिए, मेरा कोई इरादा नहीं है शादी करने का, और वैसे भी इस दुनिया में मेरे लिए कोई लड़की बनी ही नहीं है। कि तभी उधर से दिया की एंट्री होती है और दिया सबको बताती है कि पिया तैयार हो गई है। तो मैक जब दिया को ऐसे अवतार में देखता है तो उसकी नजरें दिया से हटने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि दिया उस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही होती है। तो यहाँ पर काऊ जब दिया को देखता है तो वो कहता है दिया तुमने मुझसे छुपने की बहुत कोशिश की ना। तो यहाँ पर दिया माफी मांगती है। तो काऊ कहता है हमारे घर में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी जो तुम हमारे घर को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चली गई? तो बेचारी दिया यहाँ पर काऊ को क्या बताए कि उसे उसके ही साले से प्रॉब्लम थी जो बार बार उसकी लाइफ में टांग अड़ा रहा था और उसे परेशान कर रहा था और उसने उसी की वजह से घर छोड़ा था। तो यहाँ पर दा दिया को काऊ की डांट से बचाती है, क्योंकि दा को पता होता है कि दिया ने उसके घर को क्यों छोड़ा था। तो यहाँ पर दा काऊ को कहती है काऊ तुम क्या पुरानी बातों में लग गए हो? दिया ने वो घर एक पागल इंसान की वजह से छोड़ा था। और यहाँ पर दा अपने भाई को टारगेट करती है, जिससे बेचारे मैक का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है और दा और मान ये सारी हरकतें करके खूब हंस रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैक दिया को कहता है जैसे यहाँ पर शादी खत्म हो जाए उसके बाद तुम सीधा ऑफिस चली जाना, ठीक है? तो दिया कहती है ठीक है। तो दा और मान इस बात को लेकर भी मैक को चिढ़ाने लगते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं बन रहे, क्या बात है? और यहाँ पर फिर से इन लोगों में नोकझोंक होने लगती है कि तभी उधर से दुल्हन की एंट्री होती है। तो मान जब अपनी दुल्हन को देखता है उसे देखकर तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि पिया सच में काफी प्यारी लग रही होती है उस दुल्हन के जोड़े में। इधर सारे लोग भी पिया को ऐसे अवतार में देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि तभी पिया फिर से एक सपना इमेजिन करने लगती है, जहाँ पर मान पिया को ऐसे अवतार में देखकर अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा जाकर उसे किस कर लेता है, जिसे देखकर पिया पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और वहाँ से उल्टे पैर ही भाग जाती है। तो सारे लोग पिया का ऐसा रिएक्शन देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार पिया को हुआ क्या है, वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। तो दिया कहती है आप लोग परेशान मत होइए, मैं अभी देख कर आती हूँ कि उसे क्या हुआ है, शायद वो नर्वस हो गई होगी इसलिए वो चली गई। और दिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर दा अपने भाई को कहती है शायद दुल्हन अपने हैंडसम दूल्हे को देखकर शॉक्ड हो गई है इसलिए वो चली गई है। और यहाँ पर दा फिर से इन लोगों का मजाक उड़ाने लगती है। आगे शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो सबसे पहले ग्रैंडमा आती है उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए और उन दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली जाती है। उसके बाद मान के पेरेंट्स आते हैं उसे आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पर मान के पापा मान और पिया को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और उसे 1 साल के अंदर ही उन्हें दादा दादी बनाने को कहते हैं, जिसे सुनकर तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं कि तभी उधर से मैक भी आ जाता है और मैक भी यहाँ पर मान को टीज करने से पीछे नहीं हटता और वो भी मान को यही आशीर्वाद देता है कि बहुत जल्द वो दर्जनों बच्चों का बाप बन जाए, जिसे सुनकर मान हंसने लगता है। पर पिया की तो पूरी तरह से वाट ही लग जाती है, क्योंकि वो सुहागरात के नाम से ही डर रही होती है और सारे लोग उसे बेबी वाला ही आशीर्वाद दे रहे होते हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों की गोदी में भी एक बच्चा आ जाए, जिसे सुनकर तो पिया का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। और यहाँ पर फिर से वो एक सपना देखने लगती है जहाँ पर मान उसे किस कर रहा होता है, जिसे देखकर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। तो पूरी फैमिली पिया का ऐसा हाल देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार पिया को हुआ तो हुआ क्या। आगे पिया को होश आता है तो वो दिया को कहती है सारी रस्में खत्म हो गई ना? तो दिया कहती है नहीं अभी कुछ रस्में बाकी है। तो पिया ये बात सुनकर पूरी तरह से डर जाती है और कहती है मैं अब बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अब लोगों को फेस नहीं कर सकती। कौन लड़की अपनी शादी के ही दिन बेहोश होती है? तो दिया कहती है शांत हो जाओ, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी रस्में बाहर वाली थी वो सब पूरी हो चुकी है। वैसे तुम बताओ तुम बेहोश कैसे हुई? कहीं तुम फिर से वही सारी बातें तो नहीं सोच रही थी ना? मुझे सच सच बताना। तो यहाँ पर पिया दिया को सारी बातें बता देती है। तो दिया कहती है नर्वस होना बंद करो, ये सब तो शादी के बाद होता ही है, तुम्हें खुद को प्रिपेयर करने की जरूरत है। अच्छा तुम आराम करो, मैं पूरी फैमिली को बताकर आती हूँ कि तुम्हें होश आ गया। और दिया ये कहकर जाने लगती है, लेकिन तभी पिया उसे रोक देती है और कहती है तुम्हें अपना वादा याद है ना कि आज रात तुम्हें मेरी हेल्प करनी है मुझे मेरे सुहागरात से बचाने के लिए? तो दिया कहती है हाँ बाबा हाँ, मुझे मेरा वादा याद है। और दिया ये कहकर बाहर
चली जाती है सबको बताने के लिए कि प्रिया को होश आ गया है। तो सारे लोग ये बात सुनकर राहत महसूस करते हैं कि तभी उधर से बंटी आता है और सबको बताता है फेमस टीवी एक्ट्रेस चेरी घर पर आई है, जिसे सुनकर तो दादी के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि दादी भी चेरी की बहुत बड़ी फैन होती है। आगे सारे लोग चेरी को लेकर काफी खुश हो जाते हैं और उसकी ढेर सारी फोटो क्लिक करने लगते हैं। तो यहाँ पर मैक चेरी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें किसने बताया कि आज मेरे भाई मान की शादी है। तो चेरी कहती है मुझे वान ने बताया था, इसलिए मैं तुम्हारे भाई को बधाई देने के लिए यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर मैक के पेरेंट्स मैक को कहते हैं चेरी पहली बार हमारे घर आई है, जाकर उसकी खातिरदारी करो। तो मैक कहता है ठीक है डैड, और वो चेरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे मैक के डैड ग्रैंडमा को बताते हैं कि चेरी और मैक एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और बहुत जल्द चेरी मैक की दुल्हन बनने वाली है। ये बात सुनकर तो ग्रैंडमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, पर दिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि तभी दिया को मैक का कॉल आ जाता है और मैक उसे बाहर बुलाता है। तो दिया मैक के कहने पर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ दिया मान के रूम में अकेली रहती है, तो वो उसके रूम की जाँच पड़ताल करने लगती है ताकि वो ये पता लगा सके कि वो क्वान कौन है। तो उसे मान के ड्रॉअर से कुछ फोटोज मिलती है जिसमें मान एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में होता है, जिसे देखकर दिया पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि ये लड़की कौन है। कि तभी उधर से दादी दूध का गिलास लेकर आती है और वो प्रिया को समझाती है कि अब तुम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने वाली हो, तो इसलिए खुद को मैच्योर करो। पर यहाँ पर प्रिया को अपने सुहागरात से काफी डर लग रहा होता है और वो ग्रैंडमा को अपने आप से अलग ही नहीं कर रही होती। तो यहाँ पर ग्रैंडमा उसे समझाती है कि ये सब तो नेचुरल चीज है, ये तो लाइफ में होता ही रहता है, इसलिए तुम्हें इसे फेस करना होगा। आगे मान के पेरेंट्स भी आते हैं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद उन दोनों को रूम में अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंडमा भी वहाँ से जाने लगती है। पर प्रिया ग्रैंडमा को जाने ही नहीं देती क्योंकि उसे काफी डर लग रहा होता है। तो ग्रैंडमा कहती है प्रिया बचकानी हरकतें करना बंद करो, और ग्रैंडमा किसी तरह प्रिया से अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। और बेचारी प्रिया पूरी तरह से इन सब में फंस जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने सुहागरात से कैसे बचे, क्योंकि उसे सुहागरात के नाम से ही काफी डर लग रहा होता है और डर के मारे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया होता है। आगे प्रिया सोच रही होती है कि वो इस सुहागरात से कैसे बचे, कि वो फिर से चीजें इमेजिन करने लगती है और वो ये इमेजिन करने लगती है कि मान फिर से उसके साथ सोने की कोशिश कर रहा है और उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं। तो वो अपने आप को समझाती है और कहती है कि ये सब सच नहीं है बल्कि उसका वहम है, और वो फिर से चीजों को इमेजिन कर रही है। और प्रिया किसी तरह अपने आप को संभालती है। उसके बाद मान चेंज करके बाहर आता है और प्रिया को ऐसे अवतार में देखकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रिया सुहागरात से बचने के लिए ढेर सारे कपड़े पहनकर मान के सामने खड़ी हो जाती है। तो मान प्रिया का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और प्रिया से पूछता है कि तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। तो प्रिया कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो मान कहता है मुझे ऑफिस में कुछ काम है, इसलिए मैं काम पर जा रहा हूँ। तो प्रिया जैसे ये सुनती है कि मान काम पर जा रहा है तो वो राहत की सांस लेती है और मान के लिए दरवाजा खोलती है और उसे बहुत ही अच्छे से ऑफिस के लिए विदा करती है। तो मान प्रिया का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन वो जाते जाते प्रिया को टीज करने से पीछे नहीं हटता और वो कहता है बेबी आज रात को मिलते हैं। तो प्रिया जैसे ये बात सुनती है तो उसकी खुशी सीधे गम में बदल जाती है, क्योंकि आज रात तो मान उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ऊपर से मान यहाँ पर प्रिया को किस करके वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर तो प्रिया के और होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है कि आज रात वो मान से कैसे बचेगी, क्योंकि आज तो मान पूरे मूड में है और वो बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ेगा। और प्रिया यही सारी बातें सोच सोच कर पूरी तरह से पगला रही होती है। दूसरी तरफ चेरी मैक के साथ डिनर कर रही होती है। तो यहाँ पर मैक को चेरी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, पर उसे मजबूरन चेरी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ रहा होता है। तो यहाँ पर चेरी मैक को कहती है कि आज मेरे पास फ्री टाइम है और मैं मार्केट जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो मैक यहाँ पर चेरी को बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता और उसे मजबूरन चेरी के साथ जाने के लिए हमी भरनी पड़ती है। इधर दिया पूरी तरह से परेशान रहती है कि आखिरकार मैक ने उसे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया है, उन दोनों को खाते देखने के लिए। और बेचारी यही सब सोच सोच कर बोर हो रही होती है कि तभी मैक उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मार्केट जाना होगा। तो दिया यहाँ पर मैक की बात बिल्कुल भी नहीं समझती। तो मैक यहाँ पर दिया को इस बारे में समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर दिया उसकी एक बात भी नहीं सुनती। तो यहाँ पर मैक चेरी को कहता है मैं अपने सारे वर्कर्स को काम समझा कर आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और मैक ये कहकर दिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे मैक दिया को कहता है कि मैं और चेरी मार्केट जा रहे हैं और तुम भी मेरे साथ चल रही हो। तो दिया
कहती है तुम दोनों के बीच मैं क्या करूँगी, तुम दोनों को मार्केट जाना है तो तुम दोनों जाओ ना, मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हो। तो मैक कहता है मेरी मजबूरी समझो, मैं चेरी के साथ अकेले मार्केट नहीं जा सकता। चेरी एक एक्ट्रेस है, अगर किसी ने मार्केट में हम दोनों को एक साथ देख लिया तो हमारे बारे में बातें बनने लगेगी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो दिया कहती ओ अब मैं समझी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की इमेज को बचाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे अपने साथ मार्केट ले जाना चाहते हो ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो मैक कहता है तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो दिया कहती है ठीक है, जब चलना होगा मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और दिया ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो मैक यहाँ पर दिया को बताता है कि मैं और चेरी एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, चेरी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो दिया ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, पर वो मैक के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वो ऐसा ही जताकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा मैक पूरी तरह से पगला जाता है कि आखिरकार उसने ये बात दिया को क्यों कही कि वो और चेरी कपल नहीं है, आखिरकार मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। इधर दिया काफी खुश हो रही होती है कि चेरी और मैक के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, और वो यही सारी बातें सोच सोच कर स्माइल कर रही होती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये बात खटकने लगती है कि वो इतना स्माइल क्यों कर रही है, ये बात सोचकर कि वो दोनों कपल नहीं है। दूसरी तरफ मान के डैड ग्रैंडमा को थैंक्स कह रहे होते हैं मान और प्रिया को इतना अच्छा ब्राइडल हाउस गिफ्ट करने के लिए। तो ग्रैंडमा कहती है मेरा जो भी है वो प्रिया का ही तो है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे एक साथ खुश रहे। तो मान की मॉम कहती है ग्रैंडमा आपने बहुत ही अच्छा किया, मान और प्रिया अगर यहाँ पर रहेंगे तो उन्हें प्राइवेसी मिलेगी, वरना अगर वो हमारे घर में रहते तो उन्हें प्राइवेसी नहीं मिलती और ना ही एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता। तो ग्रैंडमा कहती है मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरी पोती की शादी एक ऐसे घर में हुई है जहाँ पर सारे लोग उससे प्यार करते हैं और उसका इतना ख्याल रखते हैं। अगर अब मुझे कुछ हो भी जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब मैं निश्चिंत हूँ कि मेरी पोती एक अच्छे हाथ में है जो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। तो मान की मॉम कहती है ग्रैंडमा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको तभी 100 साल जीना है और प्रिया और मान के बच्चे के साथ खेलना भी तो है, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। दूसरी तरफ वो लोग मार्केट जा रहे होते हैं तो यहाँ पर चेरी एक मौका भी नहीं छोड़ती मैक को सेड्यूस करने का और उसे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से रिझाने का, और बेचारा मैक मजबूरन चेरी की सारी बकवास बातें सुन रहा होता है क्योंकि वो चेरी के मुंह पर ये कह तो नहीं सकता कि अपना मुंह बंद करो। इधर दिया भी उन दोनों की सारी चीजें लाइनें सुन रही होती है, जिसे सुनकर तो उसे उल्टी आ रही होती है और वो काफी बोर भी हो रही होती है उन दोनों की सारी बकवास बातें सुनकर, इसलिए वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उन दोनों की ढेर सारी नकल भी करती है। और ये सब मैक देख रहा होता है और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर वो चाहकर भी दिया को कुछ भी नहीं कह पाता। आगे वो लोग मार्केट पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर चेरी मैक को अपने साथ मार्केट जाने को कहती है। तो यहाँ पर मैक चेरी के साथ मार्केट जाने से बचने के लिए फोन पर बिजी होने की एक्टिंग करने लगता है और वो दिया को कहता है कि वो चेरी के साथ मार्केट जाए। तो बेचारी दिया का मन तो नहीं होता, पर उसे मजबूरन मैक की वजह से चेरी के साथ मार्केट जाना पड़ता है। और उसके बाद मैक चेरी को कहता है तुम दिया के साथ मार्केट जाओ, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाता है मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। तो चेरी कहती है ठीक है, और वो दिया के साथ मार्केट चली जाती है और बेचारा मैक चेरी के प्रकोप से बच जाता है। दूसरी तरफ मैक का मैनेजर मैक की वजह से काफी परेशान रहता है क्योंकि मैक ने उसे ऑर्डर दिया होता है कि वो मिनट मिनट पर उसे कॉल करे, बात ना करे, बस उसे कॉल करे। एक्चुअली मैक ये सब कुछ जानबूझकर करता है ताकि वो फोन पर बिजी रहे और उसे चेरी के साथ टाइम स्पेंड करना ना पड़े, और चेरी को भी ऐसा ही लगे कि मैक अपने काम में बिजी है इसलिए वो उसे वक्त नहीं दे पा रहा। पर इन समय बेचारे मैक के मैनेजर की वाट लग रही होती है क्योंकि वो बार बार मैक को कॉल करके काफी परेशान हो रहा होता है। इधर वान भी ये सारी चीजें सुन लेती है और वान को भी पता चल जाता है कि मैक ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि वो चेरी को इग्नोर कर सके। इधर दिया और चेरी मार्केट घूम रहे होते हैं तो यहाँ पर चेरी दिया को कहती है तुम्हारी और मैक की काफी बनती है, लगता है तुम मैक की काफी फेवरेट हो। तो दिया कहती है आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते बल्कि मुझसे नफरत करते हैं। तो चेरी कहती है लेकिन ऐसा क्यों, तुम तो इतनी प्यारी हो, वो तुमसे नफरत क्यों करता है। तो दिया कहती है ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर चेरी कहती है मुझे जानना है, वैसे भी मेरे पास बहुत टाइम है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो दिया यहाँ पर चेरी को पूरी स्टोरी बता देती है जिसे सुनकर चेरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो चेरी कहती है तुम दोनों की स्टोरी सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के बीच पक्का कोई ना कोई केमिस्ट्री जरूर है, कहीं तुम मैक को पसंद तो नहीं करती। तो दिया कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं और मैक को पसंद करूं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ओल्डर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो हमेशा डांटते ही रहते हैं। मेरा भाई भी मैक की ही उम्र का है, वो भी मुझे हमेशा डांटता ही रहता है और पापा की तरह मुझ पर हुक्म चलाता रहता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस तरह के बंदे को तो कभी भी डेट नहीं करूंगी। तो चेरी जब दिया के मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो वो राहत महसूस करती है
है कि दिया मैक को पसंद नहीं करती, इसका मतलब इन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और वो यही सारी बातें सोच सोचकर काफी खुश हो रही होती है। इधर मैक जब उन दोनों को एक दूसरे से इतना गॉसिप करते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि ये दोनों उसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं और गॉसिप करके काफी मजे ले रहे हैं। दूसरी तरफ बेचारी कैट मान की शादी की वजह से पूरी तरह से देवदास मोड में चली गई होती है, जिसे ना ही खाने का होश रहता है और ना ही पीने का। तो यहाँ पर जून कैट का ख्याल रखता है और उसे पैम्पर करने की कोशिश करता है और उसके लिए जूस भी लेकर आता है। तो कैट को जून पर काफी गुस्सा आता है और वो कहती है इस जूस को यहाँ से लेकर जाओ वरना मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी। तो जून उस जूस को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कैट उसके हाथ से जूस छीन लेती है और पीने लगती है, क्योंकि हार्ट ब्रेक की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया होता है। कि तभी उधर से मान भी ऑफिस आ जाता है। तो मान का मैनेजर मान को कहता है सर आपको अभी ऑफिस आने की क्या जरूरत थी, आज आपकी शादी हुई है, आपको अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। तो मान कहता है ऑफिस में थोड़ा काम था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो मान का मैनेजर कहता है बॉस आप यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा, वैसे आप लोगों को तो हनीमून पर भी जाना होगा ना, तो आप लोग उसकी तैयारी कीजिए। तो मान कहता है हनीमून, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें तो हनीमून पर भी जाना होगा, मैं उसके बारे में सब कुछ प्लान करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बता देता हूँ। इधर कैट जब ये सारी बातें सुनती है तो बेचारी का दिल काफी जल रहा होता है उन दोनों के हनीमून के नाम से। दूसरी तरफ दिया ग्रैंडमा के पास आती है तो ग्रैंडमा दिया को कहती है क्या सब कुछ हो गया, तुमने खुद को मान को सौंप दिया। तो दिया कहती है अभी कुछ भी नहीं हुआ है दादी, उसे ऑफिस में कुछ काम था इसलिए वो ऑफिस चला गया, वो शाम में वापस आएगा और शाम में हमारी सुहागरात होगी, जिसे सोच सोच कर ही मैं इतना डर रही हूँ। तो दादी कहती है तुम इतना डर क्यों रही हो, ये सब तो नेचुरल है, तुम बस अपनी आंखें बंद कर लेना, सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। तो दिया कहती है दादी आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी यहाँ पर जान जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है, आपको मुझे इन सब से बचने का कोई आइडिया देना चाहिए, पर आप तो मुझे इन सब में ढकेलने की कोशिश कर रही हैं। तो ग्रैंडमा कहती है अब तुम दोनों की शादी हो गई है और ये सब तो एक नेचुरल चीज है जो हर मियाँ बीवी के बीच होता है और तुम दोनों के बीच भी होगा, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लेना, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर प्रिया इन सब के लिए रेडी ही नहीं होती, जिस वजह से वो पूरी तरह से परेशान रहती है। इधर दिया काम कर रही होती है कि तभी उसकी दोस्त जिया का कॉल आता है और जिया उसे बताती है कि वो उसके भाई के रिजॉर्ट पर काम कर रही है। तो दिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो अपनी दोस्त को कहती है मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम मेरे भाई को पटाने की कोशिश कर रही हो ना, तुम बहुत ही चालाक हो। तो जिया कहती है यहाँ का बॉस काफी हैंडसम है और उससे मेरी नजर ही नहीं हटती, तो मैं क्या करूँ, वैसे तुम बताओ तुम कहाँ पर हो और तुमने ये क्या पहना है। तो जिया उसे बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और वो एक रिजॉर्ट में काम कर रही है और यहाँ पर ये दोनों सहेली एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मैक आ जाता है और दिया को कहता है थैंक यू सो मच मेरे साथ मार्केट जाने के लिए। तो दिया मैक के मुँह से थैंक यू सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जिया के पास मीर आ जाता है और मीर यहाँ पर दिया को मैक के साथ देख लेता है। तो यहाँ पर मीर को ये गलतफहमी हो जाती है कि उसकी बहन मैक के साथ यहाँ से भागी है। तो यहाँ पर तो ये बात जानकर मीर को दिया पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे खूब डांट लगाता है और कहता है तुम यहाँ से चुपचाप भाग गई, ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे भागने के बाद मुझ पर क्या बीतेगी, तुम यहाँ से भाग गई और ऊपर से मेरे नंबर को भी ब्लॉक कर दिया ताकि मैं तुम्हें कांटेक्ट ना कर सकूं। मैं यहाँ पर तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ और तुम मैक के साथ हो, तुम इसी की वजह से यहाँ से भागी हो ना। तो दिया यहाँ पर अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर उसका भाई उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे धमकी देता है अगर तुम इस वीकेंड मुझसे मिलने नहीं आई तो तुम भूल जाना कि तुम्हारा कोई भाई भी था। और मीर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जिया मीर को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है और उसे बताती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि दिया मैक के साथ है। जब से दिया यहाँ से भागी है तब से मैंने दिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा, आज पहली बार ही मैंने उसे कॉल किया है, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। और दिया ऐसी लड़की नहीं है जो किसी के साथ भी भाग जाए। तो मीर कहता है वो मेरी बहन है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ कि वो किस टाइप की है, वो एक नंबर की सेल्फ सेंटर है, उसे बस अपने आप से मतलब है, उसे मैंने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है इसलिए वो इतनी बिगड़ गई है, अब उसे डिसिप्लिन की जरूरत है जो मैं उसे देकर रहूंगा, इसलिए अपने दोस्त को जाकर समझा देना कि अगर वो इस वीकेंड मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो अगली बार मैं उसके पास जाऊंगा और उसे घसीटते हुए घर लेकर आऊंगा। और मीर ये कहकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो जिया जब मीर का गुस्सा वाला चेहरा देखती है तो वो उस पर भी फिदा हो जाती है क्योंकि वो मीर से इतना प्यार करती
है कि उसे मीर का हर रूप अच्छा लगता है। इधर दिया अपना सारा गुस्सा मैक पर निकालती और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम अभी बीच में नहीं आते तो मेरे भाई को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और मेरा भाई मुझे इस तरह धमकी नहीं देता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और यहाँ पर दिया अपना सारा गुस्सा मैक पर निकाल कर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा मैक पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया जो दिया उस पर इतना भड़क रही है। इन सब में तो उसकी कोई गलती भी नहीं है। दूसरी तरफ वान फिर से चेरी से मिलने के लिए जाती है और उसके कान में दिया के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करती है और उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने मैक को दिया से दूर नहीं किया तो दिया मैक को उससे छीन लेगी और वो देखती रह जाएगी। तो चेरी यहाँ पर वान की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती क्योंकि उसने दिया से ऑलरेडी ये बात पूछ ली थी कि क्या वो मैक को पसंद करती है और दिया ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो मैक को नहीं पसंद करती क्योंकि वो उससे काफी बड़ा है और उसका कोई भी इरादा नहीं है अपने से बड़े उम्र वाले बंदे को डेट करना, क्योंकि मैक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर चेरी वान को कहती है तुम्हें गलतफहमी हो रही है, उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, उन दोनों के बीच बस एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है, तुम खामखा ही परेशान हो रही हो। तो वान कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें वार्न करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम इस बात को हल्के में ले रही हो, अगर तुमने कोई भी कदम नहीं उठाया ना तो दिया तुमसे मैक को छीन लेगी। तो चेरी कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं मैक को फोर्स नहीं कर सकती अपने साथ रहने के लिए, अगर मैक को किसी से प्यार है और वो उसके साथ खुश है तो मैं खुशी खुशी उन दोनों की लाइफ से दफा हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा प्यार किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना नहीं है। और यहाँ पर चेरी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वान कहती है मैं तुम्हें वार्न करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम इस बात को हल्के में ले रही हो, जब दिया तुमसे मैक को छीन लेगी ना तब तुम्हें अकल आएगी और अपने किए पर पछतावा होगा। आगे दिया ऑफिस से घर आती है तो यहाँ पर पिया दिया को कहती है कि आज रात तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, जैसा हमने प्लान किया है तुम्हें मेरे साथ वैसा ही करना होगा। तो ग्रैंडमा यहाँ पर आकर प्रिया को समझाती है और कहती है तुम कब तक इन सारी चीजों से बचोगी, कब तक तुम बहाना बनाओगी, एक ना एक दिन तो तुम्हें खुद को मान को सौंपना ही होगा, तो तुम आज ही वो कर लो ना। तो यहाँ पर प्रिया ग्रैंडमा का मुंह बंद करवाती है और कहती है ग्रैंडमा आप ऐसी बातें कैसे कर सकती है, मुझे वो सारी बातें सोच कर ही कपकपी हो रही है, आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। तो ग्रैंडमा कहती है प्रिया ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें एक ना एक दिन मान का तो होना ही है ना, तो आज ही हो जाओ। और यहाँ पर दिया भी प्रिया को समझाती है कि ग्रैंडमा सच कह रही है, अगर तुम मान से प्यार करती हो तो ये सब करने में कोई बुराई नहीं है। तो प्रिया कहती ऐसा नहीं है कि मैं ये सब करना नहीं चाहती, बस मैं अभी रेडी नहीं हूँ इन सब के लिए, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो बेचारी दिया को मजबूरन प्रिया की हेल्प करनी पड़ती है कि तभी प्रिया को मान का कॉल आ जाता है। तो यहाँ पर मान प्रिया को बताता है कि आज मैं कुछ प्लान में चेंज कर रहा हूँ। तो प्रिया जैसे ये सुनती है कि मान प्लान चेंज कर रहा है तो उसे ये लगता है कि आज रात मान घर ही नहीं आएगा और वो इस बात का खुशी मना रही होती है कि तभी मान उसे बताता है कि प्रिया अच्छे से रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जा रहा हूँ हमारी शादी की खुशी में, इसलिए अच्छे से रेडी होना। तो यहाँ पर प्रिया कहती है हम लोग कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर मान उसे बताता है कि हम मैक के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहीं पर हमने सारा इंतजाम किया है, इसलिए अच्छे से रेडी हो जाओ, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। तो प्रिया ये सारी बातें सुनकर तो काफी परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। मान ने पक्का कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट में प्लान किया होगा, इसलिए यहाँ पर प्रिया दिया को कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ रेस्टोरेंट जाना होगा। तो दिया कहती है लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ। तो प्रिया कहती है मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा और मेरी हेल्प करनी होगी। आगे मान अपना सारा सामान लेकर प्रिया के घर आता है क्योंकि आज से वो यहीं पर रहने वाला होता है। तो यहाँ पर दिया प्रिया के कहने पर मान को कहती है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारा और प्रिया का ब्राइडल हाउस है और मेरा यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन अभी तक मुझे कोई अच्छा सा घर नहीं मिला है, जैसे ही मुझे अच्छा सा घर मिल जाएगा वैसे ही मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी, क्या तब तक मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। तो मान कहता है कोई बात नहीं, जब तक प्रिया मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। और मान ये कहकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि मान को पता होता है कि ये सारा कारनामा प्रिया का ही है। तो दिया जब मान का ऐसा रिएक्शन देखती है तो वो समझ जाती है कि ये दोनों भाई एक ही कैटेगरी के हैं, एक नंबर के चालाक, इन्हें बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है।